हेलो, जय माता दी। अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ। ओके, ज़्यादातर व्यूवर्स के कंफर्मेशन मिल गए हैं। अब मैं स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इससे पहले मैंने एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करी थी, CPR रिवर्सल स्ट्रेटेजी। वो सभी को बहुत पसंद आ रही है और बहुत सारे ट्रेडर्स के मैसेज आ रहे हैं कि वो उसकी मदद से अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो उन्हीं सब की रिक्वेस्ट से मैंने एक दूसरी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। इस स्ट्रेटेजी का नाम है गप्पा गप स्ट्रेटेजी। ये भी एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है और इसका नाम इसीलिए गप्पा गप लिखा हुआ है क्योंकि जब भी इसके अंदर कोई शेयर आता है तो उसके अंदर अपने को बहुत ही जल्दी प्रॉफिट मिलता है। ये भी प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं किया हुआ इस स्ट्रेटेजी के अंदर और इसका सक्सेस रेट भी 70 to 90% है। रिस्क रिवॉर्ड उसी तरह इसमें भी पाइवट लेवल्स के ऊपर काम होगा और जैसे ही कोई भी ट्रेड ट्रिगर होगा तो आपका स्टॉप लॉस आपको अपने आप पता चल जाएगा और टारगेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड इन अल्गो ट्रेडिंग। अल्गो ट्रेडिंग में भी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल में स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, आप हर एक चीज समझ लीजिए और अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स गुड इन स्टॉक्स। इंडेक्स में भी ये काम करता है, लेकिन इंडेक्स में मैंने अभी तक कोई बैक टेस्ट नहीं किया है, इस वजह से मैं यहाँ पे इंडेक्स ऐड नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:1। इस स्ट्रेटेजी के अंदर मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रहेगा। यू कैन ट्रेड इन कैश, फ्यूचर और ऑप्शन विद दिस स्ट्रेटेजी। डिसाइड सेगमेंट अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट। इस स्ट्रेटेजी से आप कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, सभी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन किस में ट्रेड करना है वो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से डिसाइड करिए। आप किसी और का प्रॉफिट या लॉस देख के ट्रेड मत करिए, हमेशा अपनी कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करिए। रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, आपका एंड हमेशा लॉस में होगा। स्ट्रेटेजी रिक्वायरमेंट्स। यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज इन लाइव मार्केट, सो लाइव मार्केट स्टॉक स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। इसके अंदर भी हमको कोई भी प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं है, न किसी स्टॉक का चार्ट देखना है, न उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, किसी भी चीज़ की हमको जरूरत नहीं है। लाइव मार्केट के अंदर हम एक स्कैनर लगाएंगे और वो स्कैनर हमें बताएगा कि कौन सा स्टॉक इस कैटेगरी में फिट बैठता है। इन शेर खान डेस्कटॉप ऐप ट्रेड टाइगर यू कैन मेक दिस लाइव स्कैनर। शेर खान का जो ऐप है ट्रेड टाइगर, उसके अंदर आप ये स्कैनर को लाइव बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज अदर साइट्स वेयर स्कैनर इज अवेलेबल टू फाइंड स्टॉक्स दैट कम्स इन दिस क्राइटेरिया। बेस्ट वेबसाइट अकॉर्डिंग टू मी चार्टिंग। चार्टिंग एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मैंने पिछली वेबिनार में बताया था कि इसके अंदर आप लाइव स्टॉक्स आपको क्राइटेरिया सेट करते हैं तो आपको स्टॉक्स अच्छे स्कैन होकर आ जाते हैं। थोड़ा डिले होता है इसके अंदर, 5 से 10 मिनट का डिले होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे काम आ जाता है। आई यूज माई लाइव मार्केट स्कैनर इन एक्सेल। मैं इसमें से किसी भी एक्सेल को मैं किसी भी स्कैनर को इसमें से यूज नहीं करता हूँ। मैंने खुद का एक्सेल बनाया है जो लाइव मार्केट में डाटा फैच करता है और मेरे जितने भी स्ट्रेटेजी होगी आने वाले टाइम में वो सब मैं अपने एक्सेल से ही यूज करता हूँ। डू सम डेज पेपर ट्रेडिंग बिफोर अप्लाइंग ए लाइव मार्केट। बैक टेस्ट मैंने इसके अंदर किया हुआ है, मैं खुद इस स्ट्रेटेजी को बहुत टाइम से ट्रेड करता हूँ, लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करें उससे पहले थोड़े दिन पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब ये स्ट्रेटेजी फेल होती है तो इसमें कितना लॉस आ सकता है और आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। मेक ए ट्रेडिंग जर्नल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप जो भी ट्रेड करते हो इस स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ एक्सेल बना लीजिए या फिर कोई कॉपी में लिखिए कि जब आपने ट्रेड किया तो उस समय किस प्राइस पे ट्रेड हुआ, स्टॉप लॉस क्या हुआ और प्राइस में मूवमेंट कितने बजे तक रिवर्स किया, कब तक टारगेट हिट किया, ये सब आप नोट करिए। 1-2 महीने और कौन से स्टॉक के अंदर ये स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क कर रही है, कौन से स्टॉक में बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो ये सब आप जैसे ट्रैक करोगे तो आपके पास में एक अच्छी लिस्ट तैयार हो जाएगी। पाइवट इंडिकेटर नीडेड इन चार्ट। इसके अंदर CPR इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। जो पाइवट इंडिकेटर होता है जो नॉर्मल आज के टाइम में सभी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, वो नॉर्मल पाइवट इंडिकेटर इसके अंदर हमको लगाना है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और एक पाइवट लेवल, ये 7 लेवल होते हैं। हमको उसी इंडिकेटर की जरूरत है, इसके अंदर हमको CPR इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज माई CPR एंड पाइवट इंडिकेटर इन ट्रेडिंग व्यू
दैट आई हैव शेयर्ड इन टेलीग्राम चैनल। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं तो आप मेरा CPR इंडिकेटर जो मैंने पिछली बार शेयर किया था वो भी आप यूज कर सकते हैं। आपको CPR देखना नहीं है, बाकी सब जो लेवल है वो सब लेवल सेम वही है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 वो सब लेवल सेम वही है। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू का जो बिल्ट इन पाइवट यूज करेंगे तो उसके अंदर आप अगर हाई टाइम फ्रेम में जाएंगे जैसे 30 मिनट या फिर 60 मिनट तो वो पाइवट लेवल चेंज होते हैं। लेकिन मैंने जो ये CPR बनाया है, जो CPR इंडिकेटर बनाया है, इसके अंदर जो लेवल बनाया है उसके अंदर आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करिए वो वही लेवल बताएगा, वो लेवल चेंज नहीं होते। तो आप आप जो मैंने जो इंडिकेटर बनाया है इसको भी आप यूज कर सकेंगे। बेसिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी, दिस स्ट्रेटेजी नीड्स ओनली पाइवट लेवल्स। जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर सिर्फ हमको पाइवट लेवल्स की जरूरत है और किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजी विल नीड मेनली 2 लेवल्स, रेजिस्टेंस 2 एंड सपोर्ट 2। हमारा स्कैनर सिर्फ 2 चीज के ऊपर होगा, रेजिस्टेंस 2 का लेवल और सपोर्ट 2 का लेवल। इन 2 लेवल के ऊपर ही हमारा सबसे स्टार्टिंग होगी, जो सबसे बेसिक है, जो हमारी स्टार्टिंग है इस स्ट्रेटेजी की, वो इसी चीज से स्टार्ट होती है। रेस्ट लेवल्स आर यूज्ड फॉर प्रॉफिट बुकिंग। बाकी जो लेवल्स है जैसे रेजिस्टेंस 2 पे अगर हमारा स्टॉक ट्रिगर होता है तो हमारा टारगेट रेजिस्टेंस 1 पाइवट इस तरह से हमारा टारगेट होगा। तो ये बाकी जो लेवल्स है ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए है। वो किस तरह यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। नो मोर इंडिकेटर रिक्वायर्ड। If you are using an indicator and you have sufficient experience of that indicator, then you can use that only for extra benefits. अगर आपको और किसी चीज का आइडिया है जैसे VWAP हुआ या फिर सुपर ट्रेंड हुआ या और भी कोई चीज जिसका आपको फुल एक्सपीरियंस है तो ही आप उसको यूज करिए, वरना आपको उसकी भी जरूरत नहीं है यूज करने की। 5 मिनट टाइम फ्रेम इज सफिशिएंट टू स्कैन एंड ट्रेड इन दिस स्ट्रेटेजी। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमारा स्कैन भी हो जाएगा और इसके अंदर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और हमको 15 मिनट के चार्ट को नहीं देखना है, हमको सिर्फ 5 मिनट के चार्ट में ही देखना है। टाइप्स ऑफ ट्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन दिस स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कौन कौन से अपॉर्चुनिटी मिलेगी? यू विल गेट बोथ बुलिश एंड बियरिश अपॉर्चुनिटी। दोनों टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिलेगी, बुलिश भी और बियरिश भी, मार्केट चाहे कैसा भी हो। यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज इन एनी टाइप्स ऑफ मार्केट, वेदर मार्केट इज बुलिश, बियरिश और साइडवेज। मार्केट चाहे कैसा भी हो, एक बार स्टॉक हमारे इस क्राइटेरिया में फिट बैठ गया उसके बाद में वो अपने हिसाब से चलता है। Unlike CPR reversal strategy where you get 4 to 5 stocks daily, this strategy will not give opportunities daily. जो CPR reversal strategy मैंने बताई थी उसके अंदर आपको एक दिन के अंदर 4 से 5 स्टॉक मिलते थे, लेकिन ये स्ट्रेटेजी उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके अंदर आपको रोज अपॉर्चुनिटी कभी कभी नहीं भी मिलेगी और कभी कभी आपको एक दिन में 2 या 3 अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर ऑन एन एवरेज यू विल गेट 15 to 20 अपॉर्चुनिटीज इन अ मंथ। एक मंथ में आपको 15 से 20 अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको डेली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी आपको प्रॉफिट देके जाएगी। बट वेन एवर यू विल गेट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी रिवार्डेड। ज्यादातर आपको इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट मिलेगा। फाइंड स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ स्कैनर दैट मीट्स बिलो क्राइटेरिया। हमारे स्कैनर के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट को हमने यूज किया है जिसकी मदद से हमारा स्टॉक का स्कैन हो जाएगा। ओपन अबव रेजिस्टेंस 2 और ओपन बिलो सपोर्ट 2। रेजिस्टेंस 2 के ऊपर ओपन होना चाहिए। स्टॉक का ओपन अगर रेजिस्टेंस 2 के ऊपर है तो वो हमारे क्राइटेरिया में आता है, फर्स्ट क्राइटेरिया में सेट बैठता है। या फिर स्टॉक का ओपन सपोर्ट 2 के नीचे है, जिस तरह मैं आपको बताता हूं। जब हम पाइवट लगाते हैं तो इस तरह से लाइन आ जाती है। ये रेजिस्टेंस 1 हुआ, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1 और उसके बाद में होगा पाइवट। और उसके नीचे तो है सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ये पाइवट इंडिकेटर होता है। आप जैसे ही पाइवट इंडिकेटर लगाएंगे तो इस तरह से चार्ट में लाइनें आ जाती है। अब हमको वही स्टॉक सर्च करना है जिसका ओपन रेजिस्टेंस 2 के ऊपर हो। जैसे प्रीवियस डे की क्लोजिंग कहीं पे भी समझ लो स्टॉक यहाँ पे आई होगी, अब इस दिन का जो रेजिस्टेंस 2 का लेवल है उसके ऊपर स्टॉक की ओपनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं भी ओपनिंग होनी चाहिए। रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 के ऊपर कहीं पे भी ओपनिंग होगी, इस लेवल के ऊपर में ओपनिंग कहीं पे भी होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग हो। या फिर जो सपोर्ट 2 का लेवल है उसके नीचे यहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग होनी चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी ओपनिंग हो, S2 के नीचे हो या फिर S3 के नीचे हो। अपना क्राइटेरिया है S2 के नीचे। 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट पॉसिबल इन स्टॉक्स। तो एक बार स्कैनर में हमारे पास स्टॉक आ जाएंगे, उसके बाद में उस स्टॉक में कौन कौन से मूवमेंट पॉसिबल है।
पहली मूवमेंट पॉसिबल है कि गैप अप, क्योंकि ये ओपन अगर S2 के ऊपर होगा, S2 के नीचे होगा या फिर R2 के ऊपर होगा, तो सिंपल बात है कि इसके अंदर गैप अप है। तो गैप अप के बाद में अपसाइड ब्रेकआउट होता है कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया, स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, ये R2 के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ से इसके बाद में स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट चालू हो गई। तो या तो अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। गैप अप देन अपसाइड ब्रेकआउट, गैप अप देन डाउन साइड ब्रेकआउट, गैप डाउन देन अपसाइड ब्रेकआउट, गैप डाउन देन डाउन साइड ब्रेकआउट, साइडवेज और नो ब्रेकआउट। वी विल ट्रेड ओनली 2 and 3। हम इसके अंदर सिर्फ रिवर्सल स्ट्रेटेजी ट्रेड करेंगे। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस 2 के ऊपर ओपन होता है तो हमको सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और अगर स्टॉक सपोर्ट 2 के नीचे खुलता है तो हमको सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। हम सिर्फ ये दो पे ही ट्रेड करेंगे, बाकी सभी को अवॉइड करेंगे। बुलिश ब्रेकआउट, हाउ टू ट्रेड, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। अगर कोई स्टॉक्स बुलिश ब्रेकआउट के स्कैनर में आता है तो उसका पहला क्राइटेरिया होगा उसका ओपन सपोर्ट 2 के नीचे। आफ्टर फाइंडिंग स्टॉक्स दैट ओपन्स बिलो सपोर्ट 2, जो स्टॉक सपोर्ट 2 के नीचे ओपन होते हैं वो सब हमारे बुलिश ब्रेकआउट के स्टॉक्स में आ जाएंगे। वेट फॉर 5 मिनट क्लोज अबव फर्स्ट 5 मिनट कैंडल हाई। फर्स्ट 5 मिनट जब मार्केट ओपन होता है तो जो फर्स्ट 5 मिनट में स्टॉक अप डाउन करता है तो इस तरह से कोई कैंडल बनती है, इस तरह से कैंडल बनेगी फर्स्ट 5 मिनट के अंदर। तो फर्स्ट 5 मिनट का जो हाई और लो है ये हमको नोट करना है। जैसे ही इसको ब्रेकआउट आएगा तब हमको ट्रेड करना है। नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट आता है तो हमको ट्रेड नहीं करना, नो ट्रेड। और S2 के नीचे ओपन हुआ हुआ है ये स्टॉक S2 के लेवल के नीचे ओपन हुआ हुआ है। अब वो कहीं पे भी ओपन हो उससे मतलब नहीं, हो सकता है S2 यहाँ पे हो या और भी ऊपर हो सकता है, या फिर हो सकता है S2 इसके बीच में हो, ओपन स्टॉक यहाँ पे हुआ हो और S2 इस लेवल पे हो। तो ये सब क्राइटेरिया चलेंगे, सिर्फ उसका ओपन जो है वो S2 के नीचे होना चाहिए। अब इसके बाद में हमको पहला 5 मिनट तक वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट में स्टॉक इस तरह की कैंडल बनाएगा, इस तरह की बनाए या कैसी भी बनाए, डोजी भी बनाए, हम एक मान लेते हैं कि इस फर्स्ट 5 मिनट में स्टॉक ने इस तरह की कैंडल बनाई है। अब उसके बाद में हमको ये जो कैंडल है इसका हाई नोट कर लेना है। इस कैंडल के हाई के ऊपर जब भी नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट आता है, मतलब समझ लीजिए फर्स्ट 5 मिनट 9:15 से 9:20 पर इस तरह की कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में स्टॉक ने इस तरह की मूवमेंट दी। कैंडल कोई भी कलर की हो, ग्रीन हो, रेड हो, उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्लोजिंग देखना है, ब्रेकआउट में क्लोजिंग चाहिए। अब उसके बाद जो थर्ड कैंडल है उसमें स्टॉक इसके ऊपर गया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, जहां पे कैंडल की क्लोजिंग इस साइड में हुई, तो ये एक ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे हमको बाई करना है, ये हमारा बाई सिग्नल होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, S2 के नीचे ओपनिंग, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का वेट करना है, उसका हाई और लो पे वॉच रखना है, और जैसे ही हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगा, 5 मिनट क्लोजिंग आनी चाहिए, कैंडल अधूरी हो बीच में एंट्री मत करिए, 5 मिनट की क्लोजिंग का वेट करिए। जैसे ही ब्रेकआउट आ गया उसके बाद हमको बाई करना है, और जो फर्स्ट कैंडल का लो है यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। जो फर्स्ट कैंडल का लो है वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। Once 5 minute candle is above first 5 minute candle high, then bullish breakout confirm. Stop loss will be low of first 5 minute candle. First 5 minute candle का लो होगा वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट विल बी सेम एज रिस्क, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड 1:1। अब समझ लीजिए यहाँ पे S2 का लेवल कुछ भी है, समझ लीजिए 102 है, ये S2 का लेवल है। अब स्टॉक ने ओपन किया 101 के आसपास और उसने लो बनाया 99 के आसपास, और इसका हाई है 101.50 का। तो जब भी ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, समझ लीजिए यहाँ पे स्टॉक ने 102 पे क्लोजिंग कर दी, तो ये हाई था 101.50 के ऊपर, इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो 102 पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और इसका लो है 99, तो हमारा तो 102 में से माइनस 99 मतलब 3 रुपीज का टारगेट, तो हमारा 102 प्लस 3 रुपीज इजिकल टू 105 का टारगेट होगा। तो हमारा बाई होगा 102 के आसपास, स्टॉप लॉस होगा 92 और टारगेट होगा 105, टारगेट 105। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये पहला टारगेट होगा। उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर S1 और पाइवट तक भी जाने की चांसेस है, ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। फाइनल टारगेट कैन बी गैप फिलिंग और सेंट्रल पाइवट लेवल। जैसे मार्केट मैंने आपको बताया था कि स्टॉक अगर S2 के नीचे ओपन करेगा तो उसमें गैप होगा, ये सबको दिखेगा, और उसके बाद में सेकंड जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारा गैप फिलिंग होगा, या तो गैप फिलिंग
या फिर जो सेंटर का पाइवोट लेवल है यही हमारा टारगेट होगा। बियरिश ब्रेकआउट, बियरिश ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड होगा? आफ्टर फाइंडिंग स्टॉक्स दैट ओपन अबव रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 2 R2। अब जो स्टॉक है वो इसके ऊपर में ओपन हुआ, समझ लीजिए यहां पे ओपन हुआ, कहीं पे भी ओपन हो, यहां पे ओपन हो, यहां पे ओपन हो, कहीं पे भी ओपन हो, रेजिस्टेंस 2 के ऊपर ओपन होना चाहिए, ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद में वेट फॉर 5 मिनट क्लोज बिलो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लो। ये स्टॉक ने कैंडल बनाई फर्स्ट 5 मिनट में। अब इसके बाद में आप इसका हाई और लो नोट कर लीजिए। जब भी इसके बाद में हो सकता है सेकंड कैंडल में ही स्टॉक ब्रेकडाउन दे दे, सेकंड कैंडल में अगर स्टॉक ब्रेकडाउन देता है तो ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गई। यहां पे हम करेंगे स्टॉक को सेल, और इस जो कैंडल का हाई है, फर्स्ट कैंडल का हाई, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। समझ लीजिए ये S2 का लेवल है, ये R2 का लेवल है। स्टॉक ने यहां पे कहीं पे भी ओपन किया और इस तरह से कैंडल बनाई। कैंडल कोई भी कलर की हो उससे हमको मतलब नहीं है, इस तरह से स्टॉक ने कैंडल की हाई बनाई। अब ये स्टॉक का फर्स्ट 5 मिनट का हाई हो गया और फर्स्ट 5 मिनट का लो हो गया। हमको सिर्फ 5 मिनट का चार्ट ही देखना है, उसके ऊपर कोई भी चार्ट नहीं देखना है। 5 मिनट के चार्ट के अंदर हमको ये ट्रेडिंग करना है। अब इसके बाद में सेकंड कैंडल के अंदर स्टॉक ने डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया, तो ये जो लेवल है समझ लीजिए R2 का लेवल है 100, और स्टॉक ने 102 का हाई बनाया, और यहाँ पे जो लो था ये 101 का था। तो उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे 100 के आसपास ब्रेकडाउन किया, तो ये हमारा सेल लेवल हो गया, सेल 100। और आप इसका हाई देख सकते हैं, हाई है 102, तो 102 हमारा स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस 102। और टारगेट कितना होगा हमको, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वही हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट हमारा वही रहेगा। तो आप देख सकते हैं 2 रुपीज का डिफरेंस है, तो 98 रुपीज है, ये हमारा टारगेट 1 रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमेशा RR रेशियो रहेगा 1:1 का। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये R2 का लेवल होगा, फिर R1 होगा, फिर पाइवट होगा, फिर S1 होगा, फिर S2 होगा। और स्टॉक पिछले दिन का ओपन यहाँ पे कहीं ओपन होगा, और आज का दिन का स्टॉक का ओपन यहाँ पे है। तो ये जो एक ये गैप बन जाएगी स्टॉक के चार्ट के अंदर, ये मैं आपको भी चार्ट में बताऊंगा कि इस तरह से गैप बन जाएगी। तो जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारा पाइवोट लेवल तक होगा, पाइवोट लेवल और या फिर गैप फिलिंग। ये पाइवोट लेवल के आसपास आएगा, तब तक गैप फिलिंग भी हो ही जाती है लगभग, तो यही हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। ये मैं आपको चार्ट में बताता हूं आगे सब कुछ। पॉइंट्स टू नोट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, इसमें भी आपको बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो किस तरह से देखेंगे? इफ स्टॉक्स वाज इन अप ट्रेंड इन प्रीवियस 4 to 5 days देन बुलिश ब्रेकआउट विल बी गुड। अगर आप स्टॉक देखेंगे, जो स्टॉक्स पिछले 4-5 दिन में अच्छा रनअप कर रहे हैं, उन स्टॉक्स के अंदर अगर आपको बियरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। इफ स्टॉक वाज इन डाउन ट्रेंड इन प्रीवियस 4 to 5 days देन बुलिश ब्रेकआउट विल बी गुड। अगर पिछले लास्ट के 4-5 डेज में स्टॉक में अच्छी डाउन ट्रेंड चल रही है और आज भी स्टॉक ने गैप डाउन किया S2 के नीचे, उसके बाद उसमें अगर बुलिश ब्रेकआउट आता है तो वो भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। What to do and what to avoid? Only trade in stocks where there is heavy volume. Only F&O stocks recommended. उसी स्टॉक्स में ट्रेड करिए जो F&O में हो। ये सब स्ट्रेटेजी उन्हीं सब स्टॉक्स में यूज ज्यादातर होगी, क्योंकि जो छोटे स्टॉक होते हैं उनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी, तो ये सब स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। वर्क करती है लेकिन उसके अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद में आप उसको यूज करिए। आप स्टार्टिंग F&O स्टॉक्स या फिर निफ्टी के 50 स्टॉक्स में ही करिए। ऑलवेज वेट फॉर 5 मिनट क्लोज अप फॉर कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी कैंडल के अंदर सेकंड कैंडल बनती है, ये स्टॉक ने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनाई है, ये उसका हाई है फर्स्ट 5 मिनट का और ये लो है, और नेक्स्ट कैंडल अभी समझ लिए 5 मिनट की कैंडल होती है, वो 9:20, 9:25, 9:30, 9:35 इस तरह से वो कंप्लीट होती है। अब अगर 9:27 हुई है और स्टॉक ने
डाउन ट्रेंड चालू कर दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो के नीचे ब्रेक कर दिया, तो यहां पे हमको एंट्री नहीं करनी है, नो एंट्री। हमको वेट करना है क्लोज का, 9:20 तक हमको वेट करना है कि 9:20 पर जो क्लोजिंग है वो इस लो के नीचे आनी चाहिए, तभी हमको एंट्री करनी है। अगर स्टॉक S2 के नीचे ओपन हुआ है तो हमको हाई के क्रॉसओवर का वेट करना है। कैंडल क्लोज होनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए इस हाई के ऊपर। इस लेवल के आसपास भी ब्रेकआउट होता है, जैसे समझ लीजिए स्टॉक ने 102 का हाई बनाया है, यहाँ पे ये स्टॉक का हाई है, तो अगर नेक्स्ट कैंडल के अंदर 102 पर ही क्लोजिंग होता है तो हमको एंट्री नहीं करनी है। 102.5 पैसा भी ऊपर होगा या फिर 10 पैसा होगा तो हमको एंट्री करनी है। उस लेवल पर भी हमको एंट्री नहीं करनी है, हमको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। जो कैंडल का हाई है, कैंडल के हाई को ब्रेक करने के ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग जरूरी है, 5 मिनट क्लोज नीडेड, 5 मिनट क्लोज इसके ऊपर होना चाहिए। व्हाट टू अवॉइड? अवॉइड प्री डिसाइडिंग ऑफ ब्रेकआउट, ऑलवेज वेट फॉर 5 मिनट क्लोज फॉर कंफर्मेशन। ये वही बात है जो मैंने भी आपको सुनाई कि आप बीच में एंट्री मत करिए, कैंडल के क्लोज होने का वेट करिए। अवॉइड अपोजिट ब्रेकआउट्स। अपोजिट ब्रेकआउट्स का मतलब समझ लिए स्टॉक S2 के नीचे ओपन हुआ है, स्टॉक ये S2 के नीचे ओपन हुआ है स्टॉक, और उसके बाद स्टॉक ने डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया। हमको यहाँ पे ट्रेड करना है बुलिश ब्रेकआउट, लेकिन स्टॉक ने 5 मिनट क्लोज दे दिया इसके लो के नीचे। जो फर्स्ट कैंडल है इसका लो है, उसके नीचे सेकंड कैंडल में स्टॉक ने डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया, डाउन साइड ब्रेकआउट, तो इस स्टॉक को हमको अवॉइड करना है। अब हमको इसके अंदर अप साइड ब्रेकआउट नहीं ट्रेड करना है। और यही ऑपोजिट, अगर स्टॉक ओपन होता है R2 के ऊपर ओपन होता है और उसके बाद में सेकंड कैंडल के अंदर या फिर थर्ड कैंडल के अंदर कभी भी जो इसका हाई है इसके ऊपर क्लोज देके अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो फिर इसको हमको अवॉइड करना है। अवॉइड, इस स्टॉक में हमको ट्रेड नहीं करना है। हमको ऐसे स्टॉक ही पसंद करना है जहां पे जो फर्स्ट कैंडल है उसका जो हाई है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जिसमें ब्रेक नहीं होगा उसमें बहुत ही अच्छा है, और अगर ब्रेक होता है तो कैंडल की क्लोजिंग उसके नीचे ही आनी चाहिए। समझिए सेकंड कैंडल के अंदर ये हाई के ऊपर स्टॉक गया लेकिन बाद में क्लोजिंग है वो नीचे आई, तो हमको इस तरह का स्टॉक ढूंढना है। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, हाई के ऊपर जिस स्टॉक की क्लोजिंग आ गई तो हमको इसको अवॉइड करना है, इसमें हमको ट्रेड नहीं करना है। अभी मैं आपको बैक टेस्ट रिजल्ट बताता हूं। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप बैक टेस्ट रिजल्ट के समय मुझसे पूछ सकते हैं। ये इसका बैक टेस्ट रिजल्ट है। 14 अप्रैल से लेके अभी तक लेटेस्ट फ्राइडे तक इसके अंदर मैंने सभी स्टॉक्स ले लिए हैं जिसके अंदर ये स्कैनर में स्टॉक्स आए हैं। किसको अवॉइड करना है, किसको बाय करना है, किसको सेल करना है, ये सब मैंने इसके अंदर बताया है। टोटल हमको 15 अप्रैल से लेके 28 मई मतलब लगभग 1.5 महीने के आसपास हमको 13 ट्रेड मिले हैं। टोटल हमको 17 अपॉर्चुनिटी मिली है। लगभग 1 महीने 15 दिन के अंदर हमको 17 अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ऑन एन एवरेज आप समझिए महीने में 12-15 ट्रेड ही मिला है इस महीने के अंदर। उसके अंदर 13 ट्रेड प्रॉफिट के हैं और 4 ट्रेड लॉस के हैं। तो आप देख सकते हैं सक्सेस रेट है वो 76% का सक्सेस रेट है इसके अंदर। प्रॉफिट फैक्टर 3.507। प्रॉफिट फैक्टर मतलब जितना आपका लॉस होगा उसके सामने अपना कितना प्रॉफिट हुआ। 1 रुपए के लॉस के सामने आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर 3 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिलता है। मैक्स ड्रॉडाउन, इसके अंदर आप देख सकते हैं मैक्स ड्रॉडाउन सिर्फ 1.67% का है। आप बैक टेस्ट के अंदर देखेंगे इसके अंदर सिर्फ एक बार यहाँ पे 24 मई को स्टॉप लॉस हुआ था 1.67 का और 0.68 का। तो मैक्स ड्रॉडाउन लगभग 2% 2.5% के आसपास का है। प्रॉफिट अभी तक इसके अंदर 70% प्रॉफिट हो चुका है इस दिन के अंदर। 1 महीने 15 दिन के अंदर 17% का प्रॉफिट इसके अंदर हो चुका है और लॉस हुआ है 4.85 का। तो नेट आपको 12% का रिटर्न इसके अंदर मिला है। तो अगर हम 1 महीने 15 दिन नहीं, अगर हम 2 महीने भी गिनते हैं तो ऑन एन एवरेज 1 मंथ के अंदर 6% का रिटर्न मिला है। तो ये बहुत ही एक अच्छा रिटर्न है। अगर आप कोई भी
सिस्टम को फॉलो करते हैं और आपको एक महीने के अंदर 5% 6% रिटर्न जनरेट हो रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। इस स्ट्रेटेजी को आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको स्टॉक का बैक टेस्ट बताता हूँ। 15 अप्रैल के दिन इन्फी के अंदर बाई ट्रिगर हुआ था। मैं आपको लाइव चार्ट बताता हूँ इन्फी का। 15 अप्रैल के दिन इन्फी को बाई ट्रिगर हुआ था। ये ट्रेडिंग व्यू की साइट है। मैंने मेरे पिछले स्ट्रीम में भी बताया था कि ये साइट बहुत ही अच्छी है, आप इसमें चार्ट आराम से देख सकते हैं। इन्फी के अंदर 15 अप्रैल को बाय ट्रिगर हुआ था, तो हम 15 अप्रैल का चार्ट देख लेंगे। ये 15 अप्रैल का चार्ट है, आप देख सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये S3 है, ये S2 है, ये S1 है, ये बीच में CPR रेंज है। ये वही इंडिकेटर है जो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर किया था। ये बीच में CPR इंडिकेटर, CPR रेंज है। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 है। तो इस तरह से ये सब लेवल्स अपने आप चार्ट के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए आपको थोड़े लाइन दिखेगी क्लियर। ये देखिए 15 अप्रैल का चार्ट है। इसके अंदर इन्फी ने S2 के नीचे ओपन किया है और ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो हाई है ये है 1336.50। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई लिखा हुआ है 1342 इसका हाई है। और इसके ऊपर इन्फी ने थर्ड कैंडल के अंदर ब्रेकआउट दिया है 1345.30 के आसपास। तो यही मैंने यहाँ पे एंट्री करी है 134.30। इस लेवल पे हमारी एंट्री हुई है। हमारा स्टॉप लॉस था 1320। इन्फी का आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का लो है 1320। तो 1320 हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो 1320 का स्टॉप लॉस और 1345 पे हमारी एंट्री। तो इस हिसाब से अब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। तो हमारा टारगेट हो गया 1370, क्योंकि लगभग 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 25 पॉइंट का ही हमारा टारगेट हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं इन्फी ने उसके बाद बुलिश मूवमेंट चालू करी थी और बाद में इसने टारगेट को तो हिट नहीं किया, इसने 1361 तक का हाई बनाया। और जब भी स्टॉक अगर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं करता है और टारगेट भी हिट नहीं करता है तो इंट्राडे के अंदर 10 मिनट 3:10 या 3:05 पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो वही एग्जिट मैंने यहाँ पे गिना हुआ है। 3:10 पे जो भी एग्जिट होता है मैंने वही एग्जिट इसके अंदर काउंट किया है। जिस स्टॉक के अंदर टारगेट हिट हो गया उसके अंदर एग्जिट प्राइस लिखी हुई है और बाकी में टारगेट हिट हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है आइसर मोटर के अंदर आप देख सकते हैं 19 अप्रैल को नो ट्रेड हुआ था। इसके अंदर हमको ट्रेड नहीं मिला था। उसका क्या रीजन था मैं आपको बताता हूं। आइसर मोटर 19 अप्रैल को, ये आइसर मोटर का चार्ट है। आप देख सकते हैं आइसर मोटर के अंदर ये इसके नीचे ओपन हुआ था S2 के नीचे और उसके बाद में एक बिग रेड कैंडल बनाई थी। ये इसका हाई और ये इसका लो है। उसके बाद में आइसर मोटर ने पूरे दिन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिया, तो हमको इसके अंदर कोई भी ट्रेड मिला नहीं। तो ये हमारा नो ट्रेड हो गया इसके अंदर। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है HDFC बैंक। उसके अंदर 19 अप्रैल को बाय मिला था। HDFC बैंक 19 अप्रैल को। ये सब मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, मैं इसी में से आपको समझा दे रहा हूं। फिर आपको किसी भी चार्ट के अंदर क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर बता दूंगा। HDFC बैंक के अंदर आप देख सकते हैं ये स्टॉक ने ओपन किया था S3 के नीचे, HDFC ने ओपन किया था। तो हमारा क्राइटेरिया था S2 के नीचे, इसके नीचे कहीं पे भी ओपन होगा तो ये स्टॉक हमारे स्कैन में आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं HDFC बैंक ने लगभग 2 बजे के आसपास इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो ये हमारा यहाँ पे ये बाई हो गया और हमारा स्टॉप लॉस ये नीचे वाला जो लो है यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो लो है, ये लो भी HDFC ने पूरे दिन में ब्रेक नहीं किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद इसमें बाई ब्रेकआउट किया और उसके बाद 3 बजे के आसपास हमने एग्जिट ले लिया। उसके बाद हीरो मोटरकॉर्प में 19/4 को हमको ट्रेड नहीं मिला। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई है, ये हाई हीरो मोटरकॉर्प ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। ब्रेक तो किया है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी,
तो क्लोजिंग नहीं थी तो हमको एंट्री नहीं करनी है। तो ऐसे सब ट्रेड को हमको अवॉइड करना है। उसके बाद इंडसइंड बैंक, ये भी 19 अप्रैल को ट्रिगर हुआ था। 19 अप्रैल को मार्केट गैप डाउन हुआ था, तो गैप डाउन मार्केट होगा या फिर गैप अप होगा, उस समय आपको ये स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडसइंड बैंक में भी आप देख सकते हैं ये हाई है फर्स्ट 5 मिनट का और ये लो है। तो इसके ऊपर पूरे दिन में ब्रेकआउट नहीं हुआ है और 3 बजे के बाद में ब्रेकआउट आता है तो वो कुछ काम का नहीं है, हमको उसमें ट्रेड नहीं लेना। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी तो ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेड करिए ही मत, कोई भी स्ट्रेटेजी आप इसके अंदर यूज मत करिए। आईटीसी आपके स्कैनर में आता है तो सिंपली आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट होती नहीं है। आप जो भी इंट्रा ट्रेड लोगे आप उसको देखते रहोगे, इसमें ज्यादातर मूवमेंट होती नहीं है, तो आप इसको अवॉइड ही करिए। 19 अप्रैल को जीएसडब्ल्यू स्टील के अंदर बाई ट्रिगर हुआ था। ये जीएसडब्ल्यू स्टील का 19 अप्रैल का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई है और ये लो है, और थर्ड कैंडल के अंदर यहां पे जीएसडब्ल्यू ने बाई ब्रेकआउट दिया था, बाई, और हमारा ये नीचे वाला लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद जीएसडब्ल्यू स्टील ने आप देख सकते हैं यहां पे इसके आसपास हमारा टारगेट हिट किया है, यहां पे हमारा टारगेट था, ये टारगेट हिट हुआ है। ये सब मैंने इसके अंदर लिख के रखा है। 606 पे हमारी एंट्री हुई थी, स्टॉप लॉस 595 पे था और हमारा टारगेट 618 पे था, तो ये स्टॉक में हमको प्रॉफिट हुआ था। और उसी दिन 19 अप्रैल को M&M के अंदर भी बाई ट्रिगर हुआ था। M&M के अंदर आप देख सकते हैं ये हाई है, ये लो है फर्स्ट 5 मिनट का, और उसके बाद इस कैंडल में ये जो है ये ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट, यहां पे हमारा बाई ट्रिगर हुआ था और ये स्टॉप लॉस था। बाई ट्रिगर होने के बाद में स्टॉक साइडवेज हो गया था, टारगेट को हिट नहीं किया, इसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, लेकिन इंट्राडे ट्रेड है तो अगर दोनों हिट नहीं होता है तो हमको 3 बजे के आसपास या 3 इस टाइम के आसपास 3 से लेकर 3:15 बजे बीच में कहीं भी एग्जिट कर लीजिए। मैंने इन सभी स्टॉक के अंदर 3:10 की एग्जिट लगाई है, तो इसके अंदर हमको लॉस हुआ था, क्योंकि हमारी एंट्री थी वो ऊपर थी, हमारी एंट्री हुई थी इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास हमारी एंट्री हुई थी और हमारा एग्जिट इस लेवल के आसपास हुआ, तो इसके अंदर हमें लॉस हुआ था। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमारा लॉस हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है अडानी पोर्ट। 20 अप्रैल को अडानी पोर्ट में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 मिनट के ऊपर S2 के ऊपर अडानी पोर्ट ओपन हुआ था। अडानी पोर्ट का ओपन ये है, आप ये देखिए ये S2 लेवल है और इसके ऊपर ओपन हुआ है, तो उसके नीचे भले ही बाद में क्लोज आ जाए उससे मतलब नहीं है, सिर्फ ओपन ऊपर होना चाहिए। ये S2 लेवल है, ये R2 लेवल है और R2 लेवल के ऊपर अडानी पोर्ट ने ओपन किया था। उसके बाद में इस कैंडल का लो है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये जो कैंडल है इसके नीचे 5 मिनट क्लोजिंग आ गई थी और यहाँ पे हमारा सेल ट्रिगर हुआ था, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो हाई होगा फर्स्ट 5 मिनट का वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट में यहाँ के आसपास जो गैप फिलिंग था वो गैप फिलिंग भी कर दिया है और पाइवट लेवल को भी टच किया है, तो पाइवट लेवल को टच करता है उस समय आप उसको एग्जिट कर दीजिए, ये सबसे बेस्ट होता है। इससे ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में आती नहीं है, कोई स्टॉक S2 के ऊपर ओपन होता है तो पाइवट या फिर S1 तक जाता है, उसके बाद वो ज्यादा नीचे जाता नहीं है। 10 में से 9 कंडीशन में 1 या 2 दिन ऐसा होता है जहां पे वो R3 से लेकर S3 तक भी जाता है, वो भी मैंने देखा है लाइव मार्केट में, लेकिन ज्यादातर 10 में से 8 टाइम्स ऐसा होता है जब वो R2 के ऊपर ओपन होता है तो पाइवट या फिर S1 तक आके रुक जाता है, तो पाइवट तक। और आप देख सकते हैं ये जो गैप है यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज है और यहाँ पे अडानी ने ओपन किया, तो ये बीच में ये गैप बन गई है, ये गैप फिलिंग भी इस लेवल के आसपास हो गई, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट किया है, यहाँ पे हमारा टारगेट बुक हो गया है, लेकिन इसके अंदर हमारा फाइनल टारगेट भी हिट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है मारुति। मारुति में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 मिनट का हाई है और ये फर्स्ट 5 मिनट का लो है, तो ना तो लो ब्रेक हुआ है, इसके नीचे 5 मिनट क्लोजिंग नहीं हुई, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं लो तो ब्रेक हुआ है। मारुति में आप देख सकते हैं मैंने लिखा नो ट्रेड, ये लो तो उसके नीचे गया था लेकिन 5 मिनट क्लोजिंग इसने नहीं दी थी, तो इसलिए
ये हमको इसके अंदर ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब जगह मारुति ने इस लेवल के आसपास ही सपोर्ट लिया, तो इसमें हमको कोई भी ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है अवॉइड। ये स्टॉक अवॉइड क्यों करना है ये देख लेते हैं। ये देखिए टीसीएस के अंदर अवॉइड के अंदर मैंने यहाँ पे एक रीजन भी लिखी है, नियर पाइवोट। मैंने आपको बताया था इसका टारगेट होता है वो लगभग पाइवोट के आसपास होता है या फिर गैप फिलिंग होता है। और ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखिए आप, इतनी बड़ी कैंडल है। टीसीएस ओपन तो S2 के ऊपर हुआ था, तो हमारा R2 के ऊपर हुआ था, तो हमारा क्राइटेरिया तो मैच हो गया और ये स्टॉक हमारे स्कैनर में आ गया था। लेकिन इसने जो फर्स्ट की 5 मिनट की कैंडल बनाई वो इतनी लंबी बनाई कि जो पाइवोट लेवल है उसके आसपास तो ये फर्स्ट 5 मिनट में ही आ गया था। और जिस समय ब्रेकआउट दिया है, कंफर्म किया है, उस समय पाइवोट के नीचे था, बिलो पाइवोट। तो ये इस ऐसे स्टॉक को हमको अवॉइड करना है जहां पे पहली गैप फिलिंग भी हो गई है और पाइवोट के आसपास हो गया है, तो हमको स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में आप देख सकते हैं 20 तारीख को भी ट्रेड मिला था और 22 तारीख को भी ट्रेड मिला था। अडानी पोर्ट का मैं आपको लाइव चार्ट दिखाता हूं। बाईस तारीख का चार्ट। अडानी पोर्ट में 20 तारीख को 22 तारीख को बाई ट्रेड हुआ था। वो जो चार्ट है वो फोटो मैंने गलत लिया, ये वाला चार्ट है। ये चार्ट है अडानी पोर्ट का 22 तारीख का। आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट ने यहाँ पे ओपन किया था S2 के नीचे। ये आप देख सकते हैं S2 का लेवल ये है, लेकिन ओपन यहाँ पे बताया चार्ट में, लेकिन हमारे स्कैनर में आया है S2 के नीचे ओपन है। तो आप एक बार देखिए इस चार्ट को। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बार चार्ट के अंदर प्राइस बताता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ओपन होता है। अभी आप देख सकते हैं स्टॉक का ओपन बता रहा है 697। आप यहाँ पे देख सकते हैं 697 का ओपन बता रहा है और हमारा जो लो, जो हमारा S2 लेवल है वो लगभग 689.60 या 55 के आसपास है। और ये 22 अप्रैल का चार्ट है। तो आप इसके अंदर डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के अंदर हमको पता चल जाएगा कि ये डाटा कितना सही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लिक ट्रेड होता है जिसके अंदर जो डाटा होता है, जो ओपन होता है, वो एकदम परफेक्ट नहीं आता। आप ये देख सकते हैं ये 22 अप्रैल की कैंडल ये है। इसके अंदर आप ओपन देखिए 689.50। आप यहाँ पे देखिए 689.50 का ओपन बता रहा है। हमारा S2 का लेवल था 689.55, तो उसके नीचे ओपन बता रहा है। तो इसलिए ये स्टॉक हमारे स्कैनर में आया था। लेकिन आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो उसके अंदर ये नहीं बता रहा है, तो वो उससे कुछ फर्क नहीं है। ओपन S2 के नीचे हो गया तो ये स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आ गया और उसी स्टॉक का हमको लो लेना है। आप देखेंगे तो इसका उसी दिन अडानी पोर्ट के अंदर ओपन और लो भी सेम ही था। 689.50 का ओपन था और 689.50 का ही लो था, तो ओपन और लो सेम था। तो यही ओपन और लो है, यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये जो लेवल है यही हमारा स्टॉप लॉस होगा 689.50 के आसपास। ये कैंडल देखिए आपको चार्ट में दिखा नहीं रही है 5 मिनट के अंदर, लेकिन एक्चुअल में अडानी पोर्ट ने यहीं पे ओपन किया है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड कैंडल के अंदर ये ब्रेकआउट दे दिया था और यहाँ पे हमारा बाई ट्रिगर हुआ था। और इसके अलावा इसके बाद में जो हमारा टारगेट है वो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बाई से लेके जो हमारा स्टॉप लॉस है वही हमारा टारगेट होगा। इसके ऊपर आप इतना ऐड कर दीजिए और वही हमारा टारगेट होगा। तो आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट ने टारगेट तो हिट नहीं किया, लेकिन फिर भी 3 बजे के आसपास हमारी एग्जिट, यहाँ पे हमारी एग्जिट अच्छी करवा दी थी। हमारा एग्जिट था वो प्रॉफिट में था। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। 22 अप्रैल को हीरो मोटोकॉर्प में बाई ट्रिगर हुआ था। तो हीरो मोटोकॉर्प का 22 अप्रैल का चार्ट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में S2 के नीचे ओपन हुआ था और ये इसका हाई है और ये इसका लो है, और बाद में इस कैंडल के अंदर इसमें बाई ट्रिगर हुआ था। तो ये जो लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, और इसी को हम काउंट कर देंगे तो ये लेवल है, यही हमारा टारगेट था। और आप देख सकते हैं 12 बजे के आसपास हीरो मोटोकॉर्प ने अपना टारगेट हिट किया था और इसने पाइवट लेवल को भी क्रॉस किया था और गैप भी फिलिंग की थी।
उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक 26 अप्रैल को। ICICI बैंक में आप देख सकते हैं ये बड़ी फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बनी थी और उसके बाद पूरे दिन में ICICI ने न तो अपने लो को ब्रेक किया, ये लेवल है ये भी इसके ऊपर ही है, तो हमको इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं मिला। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है नो ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है ONGC। ONGC 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कैंडल है, ये इसका हाई और ये लो है, और 10 सवा 10 बजे के आसपास इस कैंडल में ONGC ने सेल ट्रिगर किया है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से लेके हम हमारे स्टॉप लॉस को काउंट कर लेंगे और यही हमारा नीचे टारगेट हो जाएगा। ANGC ने टारगेट को हिट नहीं किया है, लेकिन 3 बजे के आसपास हमारी एग्जिट जो है वो प्रॉफिट में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है IOC 29 अप्रैल को। IOC में आप देख सकते हैं ये कैंडल का हाई और ये लो है, और इसके अंदर एक चीज आप देखिए, ये नेक्स्ट कैंडल जो बनी है ये फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया। इसने ब्रेकआउट तो दिया था ऊपर, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल दोनों कैंडल ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है वो फर्स्ट कैंडल से नीचे हुई है। तो आपको इसका मैं चार्ट दिखाता हूं। IOC का चार्ट है 29 अप्रैल का। ये IOC का चार्ट है, आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल का हाई है IOC का 90.35 और सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो भी 90.35 है। अगर ये क्लोजिंग 90.40 के आसपास होती तो ये स्टॉक हमें अवॉइड करना पड़ता, लेकिन ये क्लोजिंग जो है वो 90.35 आई है, तो ये स्टॉक हमारे तो इस स्टॉक में अगर बियरिश ब्रेकआउट होता है तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद में 9.55 के आसपास इसका लो, इस कैंडल का लो है 89.80 का, और इस कैंडल में आप देख सकते हैं 89.80 का क्लोजिंग है, लेकिन हमको इस कैंडल में ट्रेड नहीं करना है, 89.80 के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हैं 89.70 का क्लोजिंग है, तो ये कंफर्म हो गया है बियरिश ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हम इस कैंडल के अंदर हम सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा सेलिंग कैंडल है। आप देख सकते हैं इस कैंडल पे हमारा सेल हुआ था ट्रिगर, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस कैंडल का जो हाई है यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और आप इसी को आप काउंट करेंगे तो ये जो लेवल है यही हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट। और आप देख सकते हैं 2 बजे के आसपास IOC ने अपना टारगेट हिट किया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है ITC मैंने आपको पहले भी कहा है, ITC एक बहुत ही स्टेबल शेयर है, इसमें बहुत कम मूवमेंट होती है, तो ऐसे शेयर को आप अवॉइड करिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद 7 मई को SBI लाइफ में ओपन तो हुआ था, लेकिन इसको मैंने अवॉइड किया है, और आप देख सकते हैं इसका रीजन मैंने दिया है हाई रिस्क 4% प्लस। SBI लाइफ का आप चार्ट देख सकते हैं, SBI लाइफ ने ओपन तो S3 के ऊपर किया था और ये इसका हाई और लो है। उसके बाद इसने बियरिश ब्रेकआउट दिया था, लेकिन जहां पे इसने बियरिश ब्रेकआउट दिया था इस लेवल को आप देखेंगे तो ये लेवल लगभग 995 के आसपास है। 995 पे सेल ट्रिगर किया था, और अगर हम इसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो स्टॉप लॉस का लेवल लगभग 1045 के आसपास है, मतलब लगभग 5% के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस इंट्राडे में काम नहीं करता है, तो ऐसे जब भी स्टॉप लॉस इतना बड़ा है तो आप उसको अवॉइड करिए, इसको हमको ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। 10 मई को डॉक्टर रेड्डी में हमारे स्कैनर में आया था, लेकिन इसमें नो ट्रेड हुआ है। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, इसका ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई और लो है, और ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो लो है उसके नीचे डॉक्टर रेड्डी ने ब्रेकडाउन नहीं किया है। इसने ब्रेकडाउन किया था सेकंड कैंडल में, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर थी और इसकी क्लोजिंग भी ऊपर है, तो ये हमारा ब्रेकआउट नहीं है, ये इसको हमको ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड।
जब ये कैंडल की क्लोजिंग, अगर समझ लो ये कैंडल है, इसकी क्लोजिंग नीचे आती थी जो लो के नीचे, तो ये हमारा ट्रेड बनता था। और पूरे दिन के अंदर आप देख सकते हैं बेरिश ब्रेकआउट नहीं आया, इसके लिए इसके अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट 10/5 को, और उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ अवॉइड। अवॉइड के अंदर मैंने एक रीजन भी दिया बिलो पाइवट, तो इसका चार्ट देख लेते हैं। ये अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल बनाई है इसने फर्स्ट 5 मिनट में। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, और S2 के ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट ने ओपन किया था। ये हमारा स्कैनर के हिसाब से ये हमारे स्कैन में आ गया, लेकिन उसके बाद में इसने R1 को भी ब्रेक कर दिया, पाइवट को भी ब्रेक कर दिया, S1 भी ब्रेक कर दिया और S2 भी ब्रेक कर दिया। तो इसके बाद में इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद में स्टॉक में कोई मूवमेंट बचती नहीं है, तो ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है अडानी पोर्ट 11 मई को। अडानी पोर्ट में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 मिनट का हाई है और ये लो है, और एक्चुअल में इसकी ओपनिंग यहाँ पे कहीं है, लेकिन ये चार्ट में बता नहीं रहा है। ये बहुत बार ऐसा होगा कि ओपनिंग नीचे होती है, लेकिन वो कुछ फ्लिप ट्रेड होता है, तो उसके अंदर ओपनिंग के अंदर जो चार्ट होता है उसके अंदर वो बताता नहीं है। लेकिन हमारे स्कैनर के अंदर ओपन है, वो S2 के नीचे आ गया, तो इस स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं। और आप इसका देख सकते हैं सेकंड कैंडल में ही अडानी ने यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे बाई ट्रिगर किया था, और ये लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे हमारा बाई ट्रिगर हुआ था, तो इसको आप काउंट कर लीजिए, और यही हमारा टारगेट था। ये टारगेट है, सेकंड कैंडल में हिट हो गया था, और उसके बाद में आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट ने उसके बाद भी अच्छी मूवमेंट दी है। आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट के अंदर 3 बार ये स्ट्रेटेजी ट्रिगर हुई है और तीनों बार हमको प्रॉफिट हुआ है। तो जो स्टॉक्स के अंदर ये स्ट्रेटेजी अच्छी तरह वर्क कर रही है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जो भी करिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि कभी भी ये मार्केट है, ये कभी भी स्टॉप लॉस हिट करा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक 11/5 को। आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, इसका ओपन यहाँ पे हुआ था S2 के नीचे, और ये इसका लो है, और उसके बाद सेकंड कैंडल के अंदर यहाँ पे एक्सिस बैंक ने बाई ब्रेकआउट किया था, और ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है, और ये जो लेवल है इसके ऊपर हम इतना काउंट कर देंगे और यही हमारा टारगेट बन जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक इतनी ऊपर तक गया नहीं और हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, और बाद में यहाँ पे एक्सिस बैंक ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, तो एक्सिस बैंक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक में मैंने लॉस बुक किया है, 703.35 का स्टॉप लॉस था और वो हिट हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है HDFC बैंक 11 मई का है। HDFC बैंक के अंदर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई है और ये लो है, और ये नेक्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल के अंदर HDFC ने यहाँ पे बाई ट्रिगर किया है। जब HDFC ने क्लोजिंग यहाँ पे हुई है तो इसमें बाई ट्रिगर हुआ है। एक बार इसका मैं चार्ट आपको बताऊंगा। एक बार इसका चार्ट देख लेंगे। 11 मई को HDFC ने बाई ट्रिगर किया था, तो कौन से कैंडल पे ट्रिगर हुआ है ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई है 1404.55 और नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है 1404.65, तो नेक्स्ट कैंडल में ही बाई ट्रिगर हो गया है। भले ही 10 पैसा ऊपर है, लेकिन ये भी हमारे बाई को ट्रिगर करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल का हाई है और ये नेक्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ पे बाई ट्रिगर हुआ है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, और इसी को हम काउंट कर लेंगे, तो ये जो लेवल है यही हमारा टारगेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे HDFC बैंक ने अपने टारगेट को हिट किया, और उसके बाद में उसमें अच्छी रैली देखने को मिली है, और इसने पाइवट को टच किया है और गैप फिलिंग भी किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 मिनट का हाई है और ये लो है, और इसके बाद यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन दिया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये हमारे लिए स्ट्रेटेजी के लिए सही है। और उसके बाद में इस कैंडल के ऊपर ICICI बैंक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी और ये ब्रेकआउट दिया था। इस कैंडल में हमारा ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ये हमारा ब्रेकआउट है, और यहाँ पे हमने बाई किया था। बाई करने के बाद में ये जो लेवल है यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके ऊपर आप इतना काउंट कर देंगे, यही हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ तक ICICI बैंक नहीं गया था,
लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एंट्री थी और 3 बजे के आसपास हमने एग्जिट किया, तो ये सौदा हमारा लगभग प्रॉफिट में ही था। आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में 609.70 का हमारे बाई प्राइस है और 610.10 की हमारी एग्जिट प्राइस है, तो हमें इसमें थोड़ा प्रॉफिट मिला। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी 11 मई को है। ये आप देख सकते हैं 11 मई को ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की हाई है, ये लो है, और थर्ड कैंडल के अंदर जेएसडब्ल्यू स्टील ने बाई ट्रिगर किया है। ये बाई करने के बाद में ये जो है यही हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और उसके बाद में 12 बजे के आसपास जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपना टारगेट को हिट किया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता। वेदांता में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है अवॉइड और इसमें लिखा है अपसाइड ब्रेकआउट। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, ये मैं वही बता रहा था कि किस तरह से हमको कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है ऑपोजिट ब्रेकआउट में। तो वेदांता का चार्ट हम देख लेते हैं। वेदांता में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 मिनट का हाई है और ये फर्स्ट 5 मिनट का लो है। तो हमको ट्रेडिंग करना है बियरिश ब्रेकआउट, हमें नीचे का ब्रेकआउट चाहिए, नीचे ब्रेकआउट हमको बियरिश ब्रेकआउट चाहिए। लेकिन इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं इस कैंडल के अंदर बुलिश ब्रेकआउट आ गया है, बुलिश ब्रेकआउट आ गया है, तो बुलिश ब्रेकआउट, तो इसको हमको ट्रेड नहीं करना है, ये हमारे लिए अवॉइड हो गया है। इस स्टॉक को आप अवॉइड करिए। तो ऐसे स्टॉक जो होंगे जहां पे हम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर ये कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, तो उसको हमको अवॉइड करना है। इसको बोलते हैं अपोजिट ब्रेकआउट। उसके बाद नेक्स्ट होगा टीसीएस। टीसीएस में कोई भी ट्रेड नहीं मिला है, ये आप देख सकते हैं टीसीएस है, ये हाई है 5 मिनट का और ये 5 मिनट का लो है, और उसके बाद में लो में टीसीएस ने कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी हमको ट्रेड नहीं मिला है। टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं ये इसका हाई है, S2 के नीचे टाटा मोटर्स ने ओपन किया था, ये S2 लेवल है, इसके नीचे टाटा मोटर्स ने ओपन किया था और उसके बाद में टाटा मोटर्स में बुलिश ब्रेकआउट नहीं आया है, तो इसमें भी हमको ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ओपन है, यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री ओपन हुआ था, ये हाई है और ये लो है। उसके बाद में पूरे दिन के अंदर इसमें कोई भी बाय ट्रिगर नहीं हुआ, ये S2 S3 के नीचे भी ये ओपन हुआ था। तो हमारा क्राइटेरिया है S2 के नीचे ओपन होना, भले वो S3 के नीचे हो या कहीं पे भी हो, वो S2 के नीचे है तो तो वो स्टॉक हमारे स्कैनर में आ जाएगा और उसको हम अपसाइड ब्रेकआउट में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है पीएनबी। पीएनबी आप देख सकते हैं S2 के नीचे ओपन हुआ है, ये इसका हाई और ये लो है, और ये थर्ड कैंडल के अंदर यहाँ पे पीएनबी ने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे हमको बाई मिला है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो इसी को आप काउंट कर लेंगे और यही आपका ऊपर काउंट करेंगे तो यही आपका टारगेट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसने टारगेट को हिट नहीं किया और स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं किया, लेकिन जो एग्जिट है वो हमारा 3 बजे के आसपास होगा, वो हमारे बाई प्राइस से नीचे है, तो इसमें हमको लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं पीएनबी के अंदर यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया है। 36.50 में हमारी एंट्री थी और 36.25 में हमारा एग्जिट था। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोल। 21 मई को उसको भी अवॉइड किया गया है और इसका रीजन है अपसाइड ब्रेकआउट। तो हिंदुस्तान पेट्रोल का चार्ट हम देख लेते हैं 21 मई का। ये आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था जब अपोजिट ब्रेकआउट आता है तब हमको इसको अवॉइड करना है। ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई है और ये लो है, और सेकंड कैंडल के अंदर यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट आ गया है और क्लोजिंग भी है, जो क्लोजिंग है वो भी फर्स्ट 5 मिनट के ऊपर है, क्लोजिंग अबोव फर्स्ट 5 मिनट कैंडल हाई। तो ये जब भी होता है तो ये ऑपोजिट ब्रेकआउट होता है, इसको हमको ट्रेड नहीं करना है, इसको हमको अवॉइड करना है। जब भी ऐसा ऑपोजिट ब्रेकआउट ऊपर आ चुका है, बाद में उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बियरिश ब्रेकआउट भी आया था, डाउन साइड ब्रेकआउट भी आया था, लेकिन इसको हमको ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है अमर राजा बैटरी। उसमें मैंने अवॉइड लिखा है, आप देख सकते हैं इसका रीजन है नियर पाइवट। अमर राजा बैटरी आप देख सकते हैं S2 के ऊपर ओपन हुआ था,
ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ये लो आप देख सकते हैं बिल्कुल पाइवट के पास में है, और जब इसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल में तो ये क्लोजिंग है, ये बिलो पाइवट आ गई है। तो पाइवट के बिलो जब क्लोजिंग आती है ब्रेकआउट के टाइम में तो आप इसको अवॉइड करिए, ऐसे शेयर को भी आप अवॉइड करिए। उसके बाद में इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट आई थी, लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस से लेकर टारगेट का जो लेवल है ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये टारगेट हमारा हिट नहीं होता है, और गैप फिलिंग भी हो गई है और पाइवट भी टच हो चुका है। तो इसका जो टारगेट होता है वो एक्चुअली इसने हिट कर दिया है, लेकिन इसने हमको सही एंट्री नहीं मिली, तो इसलिए हमको अवॉइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है मैकडोवेल एंड, ये भी मैंने अवॉइड किया है और इसका रीजन है अपसाइड ब्रेकआउट। आप देख सकते हैं मैकडोवेल का चार्ट है, ये फर्स्ट 5 मिनट का हाई है और ये लो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बियरिश ब्रेकआउट नहीं किया है, इसने क्लोजिंग नहीं दी इसके नीचे, इसलिए ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और यहाँ पे इस कैंडल में अपसाइड ब्रेकआउट दिया है मैकडोवेल ने, तो एक बार इसमें अपसाइड ब्रेकआउट आ गया उसके बाद अपने को इस शेयर को अवॉइड करना है, हम अपने को इसमें ट्रेड नहीं करना है। तो ऐसे सभी स्टॉक अवॉइड किए जिसमें बुलिश ब्रेकआउट आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है पीएनबी, 24 मई को आप देख सकते हैं पीएनबी R2 के ऊपर ओपन हुआ था, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, और उसके बाद में पीएनबी ने अपसाइड में ब्रेकआउट तो दिया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, तो ये स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में है। अगर इसमें सेल ट्रिगर होता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, और इस कैंडल में सेल ट्रिगर हुआ था, तो ये हमारा सेल था और ये कैंडल का हाई है, यही हमारा स्टॉप लॉस है। और उसके बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार टारगेट हिट होंगे, लेकिन हमको हमारे सिस्टम के हिसाब से ही काम करना है। तो आप देख सकते हैं पीएनबी में 38.85 का सेल था और 39.50 में बाई हुआ है, तो ये हमारा लॉस हुआ है 1.67% के आसपास। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील, और ये लेटेस्ट फ्राइडे का ही है, तो आपको इसका चार्ट बताता हूं मैं। ये टाटा स्टील का चार्ट है, ये R2 लेवल है, इसके ऊपर टाटा स्टील ने ओपन किया था यहाँ पे, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, और बाद में अपसाइड इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था और इसने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, तो इस कैंडल के अंदर हमारा सेल ट्रिगर हुआ था। और यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये जो लेवल है यही हमारा स्टॉप लॉस है, और इसी को आप नीचे काउंट कर लेंगे तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं टाटा स्टील ने यहाँ पे टारगेट हिट किया, और उसके बाद में इसने पाइवोट लेवल के आसपास जो गैप फिलिंग थी वो गैप फिलिंग भी यहाँ पे कर ली 3 बजे के आसपास में, तो इसने भी अपने सभी टारगेट को हिट किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे डिटेल में आपको बता दिया है कि कब आपको शेयर को अवॉइड करना है और कब उसमें ट्रेड करना है, और कौन से स्टॉक को खास अवॉइड करना है। आईटीसी को हमेशा इंट्राडे में अवॉइड करिए। अवॉइड करने के कौन कौन से पॉइंट है, जब ब्रेकआउट पाइवोट के बिलो आता है, या फिर उसमें हाई रिस्क होता है, या फिर अपसाइड ब्रेकआउट आता है, तब आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है। अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी स्टॉक का मैंने बैक टेस्ट बताया है, आपको चार्ट भी बताया है, और मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो इसके अंदर मैंने बाकी रख दी है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कैन वी हैव चार्टिंग स्कैनर फॉर दिस स्ट्रेटेजी? एकदम सिंपल स्कैनर है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। चार्टिंग के अंदर जाके क्रिएट स्कैन में जाइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए, आपका पहला क्राइटेरिया होगा ओपन ग्रेटर देन इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा S1 S2 का, पाइवोट पॉइंट R2, और इसी को आप डुप्लीकेट कर दीजिए और यहाँ पे नीचे लिख दीजिए लेस देन इक्वल टू पाइवोट पॉइंट S2, और यहाँ पे स्टॉक प्रोसेस ऑल की जगह एनी कर दीजिए और इसको रन कर दीजिए। तो ये कैश के अंदर किया हुआ है, इसके अंदर इसलिए इतने सारे स्टॉक आए हैं, हमको यहाँ पे फ्यूचर यूज करना है, फ्यूचर के स्टॉक्स। तो फ्राइडे को आप देख सकते हैं टाटा स्टील इसके अंदर आया था, और ये जैसे ही आपका ओपन इसके ऊपर हो जाएगा तो आपका इसके अंदर स्कैन के अंदर बता देगा। और सिंपल आप एक्सेल, जो मेरी एक्सेल है उसके अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा कल, उसको अपलोड करूंगा, उसके अंदर सीपीआर रिवर्सल स्ट्रेटेजी कैसे लगानी है और ये गपा गप स्ट्रेटेजी कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सीपीआर स्ट्रेटेजी अलग है, उसके अंदर आपको डेली के 4-5 स्टॉक मिलेंगे, इसके अंदर आपको डेली स्टॉक नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आपको कभी कभी स्टॉक मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 महीने 15 दिन के अंदर हमको लगभग 17 ट्रेड मिले हैं। स्टॉक्स तो हमको डेली मिले हैं, अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो
35 काउंट मतलब 35 स्टॉक हमको मिले हैं, 35 हमको स्टॉक मिला है, लेकिन उसके अंदर हमको जो ट्रेड है, ट्रेड हमको 17 ट्रेड ही मिला है। तो इसके अंदर आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन जो भी ट्रेड मिलेंगे उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मैंने अपने हिसाब से सब क्लियर कर दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करिए लाइव मार्केट के अंदर। आपको कभी भी ना किसी टिप की जरूरत पड़ेगी और ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आप सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, 4 महीने 5 महीने 6 महीना फॉलो करिए, उसके बाद उसका रिजल्ट देखिए। जो जो मैंने आपको पॉइंट बताया, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है। इसके अंदर कहां पे आपको अवॉइड करना है, कौन से स्टॉक को कहां पे बाई करना है, कहां पे अवॉइड किया है, वो सब मैंने क्लियरली आपको बताया। चार्ट के अंदर किस तरह आपको अवॉइड करना है। तो ये चीज आप लाइव मार्केट में देखिए, आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और आपको बेनिफिट मिलेगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कि आप यूज कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो अभी आप लिखिए, मैं जरूर आपको बताऊंगा, उसका कुछ सॉल्यूशन का जरूर बताऊंगा। तो होप करता हूं कि आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत ही पसंद आई होगी। जिस तरह से इसका नाम है घपा घप स्ट्रेटेजी, आपको प्रॉफिट भी आपका घपा बढ़ता रहे इसके अंदर। आप BTST कैसे देते हैं, नहीं ये सब तो ये स्ट्रेटेजी ये लाइव स्ट्रीम है, ये सिर्फ इस स्ट्रेटेजी के लिए है। बाकी सबके लिए मैं जब भी लाइव स्ट्रीम करूंगा आपको बताता रहूंगा। नहीं, ये टॉपिक से बाहर की सवाल मत पूछिए मुझसे, इस टॉपिक का सवाल पूछिए। इस टॉपिक के अंदर जो भी मैंने आपको बताया है चार्ट के अंदर, या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक के अंदर लगता है सभी चीज आपकी क्लियर हो गई है। ओके, तो फिर मैं इसको लाइव स्ट्रीम को एंड करता हूं। आपके कुछ भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। देखिए, मैंने बहुत सारे कोर्स करे हैं और कहीं पे भी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी आपको बताएगा नहीं। आपको सिंपल बता देंगे कि RSI ऐसे काम करता है, MACD ऐसे काम करता है, या कोई भी आपको बता देंगे कि 5 मिनट ब्रेकआउट ऐसा है, 15 मिनट ब्रेकआउट ऐसे काम करता है। लेकिन उसको यूज कहाँ करना है, सबसे बड़ी चीज है। एक कैंडल ने डोजी बनाई है, चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं एक डोजी पैटर्न बनी है, लेकिन डोजी आप 1000 जगह देखो, कैंडल में हजारों डोजी है, वो हर जगह काम नहीं करती। डोजी वही काम करेगी जहां पे उसका सपोर्ट हो, प्रीवियस सपोर्ट हो, या फिर उसका रेजिस्टेंस हो, वहां पे डोजी वर्क करेगी। तो ये जो 5 मिनट ब्रेकआउट का ये जो मैंने सिस्टम बताया, ये 5 मिनट ब्रेकआउट का ही है। आपने बहुत जगह ये सिस्टम दिखा होगा, 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बताते हैं लोग, लेकिन कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आप इस तरह इसको यूज करिए तो ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट वर्क करेगी। सब जगह आपको पेड वेबिनार के अंदर भी हाफ नॉलेज शेयर करते हैं वो लोग, पूरा नॉलेज शेयर नहीं करते, और उसके बाद में फिर उसको आपको दूसरे वेबिनार के लिए बोलते हैं आपको ज्वाइन करो। अगर आप इस एक स्ट्रेटेजी को अच्छे ढंग से फॉलो कर लेंगे, आपको न तो कभी किसी टिप की जरूरत पड़ेगी और ना आपको किसी वेबिनार को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप इसको फॉलो करिए, फिर मुझे आप रिजल्ट बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। सब कुछ ओपन है, मैंने आपको स्ट्रेटेजी शेयर करी है, बैक टेस्ट भी आपको बताया है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ भी बता दिया है। तो आप इसको फॉलो करिए, आपको स्ट्रेटेजी जरूर पसंद आएगी। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव स्ट्रीम। स्टे होम, स्टे सेफ।